सुनसान सड़कों और अंधेरे जंगल के साए में जहां रात का सन्नाटा राज करता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल को दहला देती हैं। रोजमर्रा के काम, डिलीवरी और गश्त में लगे लोग अनजाने में उन रहस्यों से टकराते हैं जो रियलिटी और अननोन की सीमा को धुंधला कर देते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर और आज हम लोगों के साथ अंधेरे जंगलों और सुनसान रास्तों पर घटी 3 सच्ची घटनाओं को जानेंगे, तो तैयार हो जाइए। K9 हंटिंग फ्रॉम एनान। मैं कई महीनों से अच्छी फाइनेंशियल स्टेट में नहीं था। कुछ समय से मैंने कैश कमाने के लिए डोडैश शुरू किया है। डोडैश की वजह से मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करने पड़े हैं जिन्हें समझाना और समझना मुश्किल है। मैं अब यहाँ अपने सबसे डरावने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। मैं आमतौर पर शाम में अपनी रेगुलर जॉब के बाद डोडैश करता हूँ। ये घटना एक वीरवार रात को हुई। रात के लगभग 9:30 बजे मुझे एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट से पिकअप के लिए पिंग मिला, जहाँ से अक्सर मैं डिलीवरी करता था। ऑर्डर डिसेंट साइज का था, लगभग $75 का खाना था और उस कस्टमर ने पहले से $25 की टिप डाल रखी थी, जो कि काफ़ी रेयर थी। ये डिलीवरी एड्रेस मुझे शहर से करीब 15 मिनट बाहर ले जा रहा था, जो थोड़ा दूर था लेकिन पैसों के हिसाब से बिल्कुल सही था। मैंने पहले भी बहुत सारी रूरल डिलीवरीज की थी, तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो लोग शहरों के बाहर जंगल के करीब रहते हैं वे अक्सर बेटर टिप देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ तक आने और डिलीवरी करने में कितनी परेशानी होती है। उस रेस्टोरेंट ने ऑर्डर जल्दी तैयार कर दिया और मेरे ऐप ने एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 10:15 दिखाया, जो कि काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टफ है। मेरी ड्राइव का पहला हिस्सा नॉर्मल था, रेगुलर कंट्री साइड रोड्स, लेकिन जैसे ही मैं उनकी रोड की तरफ मुड़ा, अंधेरा बहुत तेज़ी से छा गया। ये उन नैरो रोड्स में से एक थी जिनके दोनों तरफ जंगल रहते हैं और वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। गूगल मैप्स ने बताया कि मुझे अभी 4 मील और आगे जाना था। तभी कुछ अजीब हुआ। मेरी कार की हेडलाइट के सामने एक बड़ा वाइट ब्लर जैसा डॉग अचानक दिखाई दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि वो बस सामने आ गया। ये एक बहुत खास तरह की ब्रीड थी, उन फैंसी रशियन हंटिंग डॉग्स में से एक, जिसका स्नाउट बहुत लंबा होता है। बाद में मैंने इंटरनेट पर देखा तो पता चला कि ये बोर्जोई था। मैंने ब्रेक्स जोर से दबाए, लेकिन मुझे टक्कर महसूस हुई। यह टक्कर ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उससे पक्की तरह से टकरा गया था। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी साइड में लगाई और बाहर निकलकर चेक करने लगा। मैं फ्रीक आउट करने लगा था। मुझे डॉग्स बहुत पसंद हैं और एक को हिट करने का ख्याल मुझे अजीब महसूस करवा रहा था। लेकिन जब मैंने आसपास देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। उस रोड पर कोई मरा हुआ डॉग नहीं था, कोई ब्लड नहीं, यहाँ तक कि कार के बम्पर पर कोई फर भी नहीं था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट से रोड के दोनों तरफ चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या मैंने उसे बेयरली टच किया था? क्या मैंने उसे सचमुच चोट नहीं पहुंचाई थी? मैं बता रहा हूँ, मुझे इम्पैक्ट महसूस हुआ था। मैं चीज़ें अपने मन में सोच रहा था। मैं अपनी कार में वापस बैठा, अभी भी इस पूरी घटना से हिला हुआ था, और जब मैंने टाइम चेक किया तो 9:55 हो गए थे। मैं अभी भी डिलीवरी के लिए ऑन टाइम था, तो मैंने अपनी ड्राइव जारी रखी। वो डिलीवरी पूरी तरह से नॉर्मल थी। ये एक अच्छा घर था, लंबे ड्राइववे के अंत में। पोर्च की लाइट ऑन थी। डोर पर मिलने वाले कस्टमर ने इतनी दूर आने के लिए मुझे थैंक्स किया। मैं करीब 10:20 तक अपनी कार में वापस बैठा और उसी रास्ते से वापस आने लगा। मैं उस रोड पर बहुत केयरफुली ड्राइव कर रहा था, जहाँ मुझे लगता था कि मैं पहले डॉग से टकराया था। वहाँ मैंने स्पीड कम की, लेकिन मैंने उसे फिर से देखा। मैं कसम खाता हूँ, ये एग्जैक्टली वही सेम डॉग था, सेम ब्रीड, सेम साइज, रोड के ठीक बीच में। इस बार मैं पूरी तरह से रुक गया। मैं उससे अभी भी 30 फीट दूर था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। ये वही सेम स्पॉट था और मुझे यकीन था कि ये वही सेम डॉग भी था, लेकिन वो बस वहाँ खड़ा था, मेरी कार को घूर रहा था। मैंने हाई बीम्स ऑन किए, फिर भी वो वहाँ से नहीं हिला। मुझे नहीं पता क्यों,
लेकिन मैंने कार से बाहर निकलने का डिसाइड किया। शायद मुझे गिल्टी फील हो रहा था, शायद मुझे लगा कि मैंने उसे हिट किया था और वो इंजर्ड था। जब मैं बाहर निकला, डॉग अभी भी वहाँ था, लेकिन जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, वो जंगल में भाग गया, जैसे मैंने उसे डरा दिया हो। मुझे इस बात से राहत मिली कि वो पूरी तरह से सही था। ये एक काफ़ी खास तरह की दिखने वाली डॉग ब्रीड थी, लेकिन ये थोड़ा वियर्ड भी लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को लेकर श्योर होना चाहता था कि वो हर्ट है या नहीं। फिर मैं अपने फ़ोन को हाथ में पकड़कर जैसे पीछे की तरफ घूमा और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं वहीं पर थम गया। मुझे लगा जैसे मेरा दिल बस किसी पल फट जाएगा, क्योंकि मेरी और मेरी कार के बीच परफेक्ट लाइन में 6 और वाइट बोर्जोई डॉग खड़े थे। सभी आइडेंटिकल, सभी पूरी तरह से शांत और हर एक मुझे घूर रहा था। मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता सकता कि मैं इससे कितना डरा हुआ था, लेकिन सोचिए कि अंधेरे जंगल के बीच में आप अपनी कार से दूर हों और ये 6 बड़े डॉग्स जो भूतों जैसे थे आपको घूर रहे हों। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पाया। वो इतने इवनली स्पेस्ड थे कि ये आर्टिफिशियल लग रहा था, जैसे किसी ने रूलर से उन्हें पोजीशन किया हो। उनमें से कोई भी नॉइस नहीं कर रहा था। मैं उनकी ब्रीदिंग तक सुन नहीं पा रहा था। मैं वहाँ थोड़ी देर डर कर खड़ा रहा, कोई तेज मूव करने से डर रहा था। फिर फर्स्ट चीज हुई, वो सभी मेरी डायरेक्शन में एकदम से आने लगे। मुझे याद है कि इससे और ज़्यादा डर कर मैं चिल्लाया। कोई था या कोई सुन रहा था, उसकी परवाह किए बिना मैंने अपनी आंख बंद की और अपने चेहरे को ढक लिया, ये उम्मीद करते हुए कि अब मैं कुछ ही पल में उनके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ शांत पलों के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और बाजुओं को चेहरे से हटाया। वह सड़क पूरी तरह से खाली थी, वहां सिर्फ मेरी कार थी। वो डॉग वहां से जा चुके थे। मैं तेजी से अपनी कार की तरफ भागा, ये सोचते हुए कि वो किसी पल भी वापस आ सकते हैं। लेकिन गाड़ी के डोर्स लॉक थे। मेरी कार ऑटोमेटिकली डोर्स लॉक कर देती है। अगर मैं फॉब को पॉकेट में लेकर बाहर निकलता हूँ तो मुझे अपने कांपते हुए हाथों से अपनी पॉकेट में कीज ढूंढनी पड़ी। तभी मुझे कुछ सुना। उस पेवमेंट पर डॉग के पैरों के पूरी तेजी से दौड़ने की आवाज़ मेरे पीछे से आई। ये क्लियर और रियल थी। फिर मुझे वेट और डर्टी डॉग्स की स्मेल आई। ये मुझे तब की याद दिला गया जब मेरे नेबर के हंटिंग डॉग्स बारिश में गीले हो गए थे। मैंने फॉब का बटन क्लिक किया, डोर खींचकर खोला और प्रैक्टिकली अंदर डाइव कर दिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। लेकिन जब मैंने विंडो से बाहर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल गया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे मैंने कुछ मील दौड़ लिया हो। मैंने शहर तक वापस जाते हुए व्हीकल के हर मिरर को चेक किया, लेकिन मुझे कुछ भी फॉलो करता हुआ नहीं दिखा। जब मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी कार को अच्छे से चेक किया। कोई डैमेज, कोई डेंट, कुछ भी नहीं था। मैंने फ़ोन चेक किया। रात के 10:45 हो रहे थे। ये पूरी घटनाओं की सीरीज़ कुछ मिनटों में हो गई थी। अगर डिलीवरी को भी साथ में जोड़े तो शायद 1 घंटा लगा होगा इस पूरी घटना में। मैं रात भर खुद को बताता रहा कि मैं थका था। मेरा दिमाग मेरे साथ बहुत अजीब ट्रिक्स खेल रहा था, लेकिन मुझे डाउट था। मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। वो डॉग सही नहीं थे। उनकी मूवमेंट में सिंक, उनके बीच परफेक्ट स्पेसिंग और कैसे वो एक साथ दिखाई देते और गायब हो जाते थे। और अंत में वो स्मेल, मैं इसके बारे में कभी नहीं भूलूंगा। मुझे आप पागल कह सकते हैं, लेकिन वो भूतिया डॉग्स थे। वो सड़क डॉग्स की स्पिरिट से हॉन्टेड थी। 2 हफ्ते बाद कुछ और भी हुआ। मुझे सेम कस्टमर से फिर से ऑर्डर मिला। इस बार टिप और बेहतर थी, $30। ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले मैं एक्सेप्ट बटन को देखता रहा। आप किसी रोड पर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद चौकन्ने हो जाते हो, लेकिन मुझे स्टूपिड कहें या जो भी, मैंने एनीवे इसे एक्सेप्ट कर लिया। टिप बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं जानना चाहता था कि क्या मैंने पहले सब इमेजिन किया था। और इस बार सेफ रहने के लिए मैंने प्रॉमिस किया कि अगर कुछ वियर्ड हुआ
तो मैं कार से बाहर नहीं निकलूंगा। वहां तक ड्राइव पूरी तरह से नॉर्मल थी, कोई गोस्ट डॉग नहीं। मैंने पूरे टाइम अपनी आंखें रोड पर चिपकाई रखी और पलकें भी नहीं झपकी, खासकर उस स्पॉट पर जहां पहले सब हुआ था। लेकिन जब मैं वहां से गुजरा वो पूरी तरह से खाली था। मैं कस्टमर के घर पहुंचा। ये वही आदमी था जो लास्ट टाइम मुझे मिला था, रियल फ्रेंडली, शायद अपने 50s में। लेकिन जब मैंने उसे खाना दिया, शायद आउट ऑफ लाइन, लेकिन मैंने उसे बताया कि लास्ट टाइम रोड पर क्या हुआ था। उससे पूछा कि क्या ये रोड हॉन्टेड है। वो हंसा नहीं, ना ही मेरे पागल होने की तरह मुझे देखा, बस अपना सर हिलाया और कहा कि तुमने शेफर डॉग्स को देखा है। फिर उसने मार्गरेट शेफर नाम की एक ओल्ड लेडी की स्टोरी बताई जो 70s में वहाँ रहती थी। अपेरेंटली उस रोड से कनेक्टेड एक और रोड थी जो अब पेड़ों के उगने के कारण पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसके पास एक बहुत बड़ा और पुराना घर था और वो बोर्जोई डॉग्स ब्रीड करती थी। वो सफ़ेद डॉग्स को प्रेफर करती थी, हमेशा एग्जैक्टली 6 डॉग्स रखती थी। उसके अकॉर्डिंग एक विंटर में उस औरत को बहुत समय तक किसी ने नहीं देखा। जब पुलिस ने फाइनली उसका चेकअप किया तो उसे घर में मरा हुआ पाया गया। डोर्स अंदर से लॉक थे और 6 डॉग भी वहाँ थे, वो भी मरे हुए। इस पूरी घटना का खास या शायद क्रीपी पार्ट ये था कि भले ही वो हफ्तों से गुजरी हुई थी और डॉग्स जिंदा थे, उन्होंने उसकी बॉडी का एक हेयर भी टच नहीं किया था। वे बस उसके साथ बैठे रहे और इवेंचुअली पानी की कमी से मर गए। उसने कहा कि उसे पूरी तरह से श्योर नहीं कि स्टोरी कितनी सच है। कहा कि आपको सोचना होगा कि कम से कम एक डॉग ने तो उस औरत को काट लिया होगा, लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे उसके साथ आखिर तक रहे, उसके अंत और उन सब के अंत तक। मैंने पूछा कि क्या उसने खुद रोड पर कुछ वियर्ड देखा है। उसने फनी लुक लिया और कहा कि कोई रीज़न है, तभी मैं अंधेरे के बाद मैं ऑर्डर्स को यहाँ डिलीवर करवाना प्रेफर करता हूँ। मैंने उसके बाद वहाँ 2 और डिलीवरीज की, दोनों बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज तक मुझे उस रोड से गुजरने में वियर्ड फीलिंग आती है। हर बार जब मुझे किसी वेट डॉग की स्मेल आती है, मैं उस पल में वापस चला जाता हूँ जब मैंने उन 6 बोर्जोई डॉग्स को मेरे और मेरी कार के बीच में देखा था। द मैन ऑन द ट्रेल 23 फ्रॉम अनोनिमस। ये 2019 की बात है और मैं एक पूरे डाइवोर्स को फेस कर रहा था। मैं ब्रोक और बिटर था। तो जब मोंटाना फिश एंड वाइल्ड लाइफ ने मुझे मेरे गिग से बेटर पे करने वाली पोजीशन ऑफर की, मैंने तुरंत इसे ले लिया। डाइवोर्स पूरी तरह मेरा फॉल्ट नहीं था। मेरी वाइफ अपेरेंटली महीनों से अपने फिजिकल थेरेपी हेल्प के साथ मेरे पे चीट कर रही थी। लेकिन मैं एडमिट करता हूँ कि पिछले कुछ सालों से मैं सही नहीं था। मैं थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक करता था और मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता था। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि मुझे उनके और मेरे ब्रदर के साथ कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन मुझे घर बनाने का कुछ भी समझ में नहीं आता था। गेम वार्डन बनना मुझे सही लगता था, जैसे मैं कुछ मैटर करने वाली चीज़ प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। भले ही पे अन्य गिग्स की तुलना में कम थी। मेरे ज़्यादातर दिन बस इडियट हंटर्स को टिकट लिखने में बीतते थे जो अपने टैग सही तरह काउंट नहीं कर पाते थे। मोंटाना जॉब के साथ मैनेजमेंट एरिया के पास मुझे एक लिटिल कैबिन मिला। इस ज़्यादा कुछ नहीं था। इसकी छत लीक करती थी जब भी रेन होती, लेकिन मेरे ब्रदर के काउच पर कुछ महीने सोने के बाद मुझे ये पैलेस के जैसे लगा था। इसमें आइसोलेशन ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। मुझे सही तरह से सोचने और मेरी ड्रिंकिंग को कम करने के लिए स्पेस मिली थी। फॉल तक मैं फाइनली खुद को फिर से फील करने लगा था जैसे पहले मैं कहीं खो गया था। जब डाइवोर्स पेपर साइन हुए तो ऑफ कोर्स मेरी पत्नी को मेरा घर मिला और तब तक मैं हफ्ते की 6 पैक तक आ गया था जो पहले मैं एक दिन में पी लेता था। फिर वो रात आई और सब कुछ फिर से बिखरने लगा। मुझे याद है कि वो वेडनेसडे था। मैं पूरे दिन एक रेंचर से डील कर रहा था जो कसम खा रहा था कि वुल्फ्स उसके कैटल को मार रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो जंगली डॉग्स थे। लेकिन उस रेंचर को ये समझाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसने अपना मन पहले से ही बना रखा था। इस पूरी चीज़ से निपटने के बाद
मैंने पेपर वर्क ख़त्म किया तब तक सनसेट हो चुका था और मैं बस कैबिन वापस जाना चाहता था। 2 हफ्ते पहले हमें एरियाज में कुछ अजीब चीज़ें मिली थी, जैसे म्यूटिलेटेड डियर के शरीर जो किसी आम शिकार के जैसे नहीं लगते थे क्योंकि ये कट्स बहुत ज़्यादा क्लीन थे। इसके कुछ पार्ट्स मिसिंग थे जो जानवर टिपिकली नहीं करते। मैं पूरे हफ्ते साइट चेक कर रहा था, उन कुछ पैटर्न्स को खोजने की कोशिश में। एक सुबह मुझे 3 और डियर्स सेम कंडीशन में मिले, लेकिन इनमें कुछ अलग था। वो अजीब तरह से अरेंज करके रखे हुए थे, जैसे कोई उनकी डिस्प्ले बना रहा हो और चाहता हो कि उन्हें जो भी आए देख पाए। मैंने सैंपल्स और फोटोज़ लिए जो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं दिखा सकता। स्टेट लैब में सब कुछ सुबह भेजने का प्लान था। ट्रेल 23 वापस जाने का सबसे तेज रास्ता थी। ये बस एक डर्ट रोड थी, लेकिन हाईवे की तुलना में 20 मिनट बचाती थी। मेरा ट्रक उस वक्त इस रास्ते के हर गड्ढे को जानता था। मैं फ्रिज में बचे हुए पिज्ज़ा के बारे में सोच रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक सफ़ेद पिकअप दिखा। रास्ते के साइड में एक कोने पे पार्क किया हुआ, जैसे कोई हल्का होने के लिए वहाँ रुका हो। उस हफ्ते पहले कुछ हाइकर्स ने एक वाइट ट्रक के बारे में रिपोर्ट दी थी जो और जगहों में पार्क रहता था। वो कहते थे कि ड्राइवर बस बाइनोकुलर से ट्रेल को देखता था, लेकिन जब तक मैं चेक करने जाता वो हमेशा वहाँ से गायब होता। अब जैसे ही मैं ड्राइव कर रहा था, मैं नॉर्मली ऐसे किसी को पास कर देता हूँ। मेरी शिफ्ट के ख़त्म होने का वक्त था। मैं काफ़ी भूखा था। मेरे घर पर पिज़्ज़ा मेरा वेट कर रहा था, लेकिन ये ट्रक मुझे कुछ अजीब लग रहा था। इसने मेरे अंदर इसे चेक करने के लिए रुकने को मजबूर किया। शायद ये उस दिन में देखे हर दूसरे व्हीकल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा साफ था उन रास्तों के लिए। शायद उन रास्तों के लिए काफ़ी अजीब और काफ़ी सही पार्क किया हुआ था। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मैं इसके पीछे रुका, सेंटर कंसोल से स्पॉटलाइट को उठा लिया। इस ट्रक की प्लेट्स मोंटाना की थी, लेकिन लोकल नहीं, डकोटा बॉर्डर के नियर के लग रहे थे। यहाँ से डिस्पैच से बात करने में काफ़ी टाइम लगता और इस हिस्से में मेरे रेडियो में सिग्नल भी कम आते थे। इसकी पिछली विंडो से ट्रक का इंटीरियर स्ट्रेंज लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा खाली। मैं ड्राइवर साइड पर गया और रियलाइज़ किया कि ट्रक में कोई सीट नहीं थी। यहाँ बस बेयर मेटल फ्लोर था, कुछ टूल बिखरे हुए थे और डार्क स्टेन्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी अजीब फील करवाया। इनके अलावा कुछ और भी था। इसके डैशबोर्ड पर माउंटेड कैमरा जो काफ़ी हाई एंड था, इसमें लॉन्ग रेंज लेंस भी लगा था। इसके साथ ही फोटोग्राफ्स का एक कलेक्शन भी था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, पेड़ों के बीच से राइट में वॉइस आई। मैं जब घूमा, वहाँ एक लंबा पतला आदमी खड़ा था, फ्लैनल और जीन में। उसके हाथ पॉकेट्स में थे। वो बस मुझे देख रहा था। उसके पोस्चर में कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब था। वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ था, जैसे वो रियली कैजुअल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से फेल रहा। तुम्हारी कार में कोई गड़बड़ है क्या? मैंने पूछा, हालांकि हम दोनों जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं था। उसने स्माइल किया। ये सांप की तरह था जो ह्यूमन फेस मिमिक करने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, नहीं, मैं बस ब्रेक के लिए रुका हूँ, यहाँ की सीनरी को एडमायर करने के लिए। रात में? मैंने कहा, और मेरे हाथ पहले से साइड आर्म पर थे। रात तो बेस्ट टाइम होता है हंट करने के लिए। वे एक स्टेप आगे बढ़ा, वैसे ही स्माइल करते हुए, उस अजीब स्माइल के साथ। तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं? मैं तुम्हें काम करता हुआ देखा है। तुम्हारी ट्रैक करने की स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम कुछ चीज़ों को मिस कर देते हो, जैसे कि तुमने आज उन डियर कार्करेस को गलत जगह चेक किया। मुझे तब चिल्स महसूस हुए। मैंने उन कार्करेस को पहले इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन किसी को भी मेरे सिवाय उनके बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। मैंने आज सुबह तुम्हें तस्वीरें लेते हुए देखा। फिर वो बोलने लगा, लेकिन तुमने उनके बीच नहीं देखा, उनको सही तरह से चेक नहीं किया, है ना? तुमने नहीं देखा कि क्या कुछ मिसिंग है और किन किन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया है। यह सुनकर मुझे काफ़ी अजीब फील हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह से सही था।
मैंने काकिसिस को अंदर से देखा नहीं था, बस उनके एक्सटर्नल डैमेज को डॉक्यूमेंट किया और कुछ सैंपल्स लिए। कैसा होगा अगर तुम रोशनी में आओ ताकि मैं तुम्हें सही तरह से देख सकूं। मैंने अपने वेपन को निकाला और इसे लो रखा, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपना सर घुमाया। तुम बाकियों से काफ़ी अलग हो, उनसे काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो। ज़्यादातर लोग यहाँ से सीधा ड्राइव कर जाते, किसी गलत चीज़ को नोटिस नहीं करते, लेकिन तुम ऐसी चीज़ों को नोट करते हो। इसीलिए मैंने ये स्पॉट चुना है। मुझे पता था तुम यहाँ पर रुकोगे। मैंने जैसे ही ये वर्ड सुने, मैं अंदर से पूरी तरह से घबरा गया। मैं इसको साफ करना पड़ता है, इसीलिए ये ट्रक है। ये उन चीज़ों को डिस्पोज करना आसान बना देता है, इसीलिए मैंने इससे सीट्स को निकाल दिया है। लेकिन कुछ बार ये बोलते बोलते वो रुक गया। उसकी वो अजीब मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। कई बार वो बेड में पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद को ठंडा रखने की कोशिश की और प्रोसीजर को मेंटेन किया जैसा हमें ट्रेन किया जाता है, लेकिन मेरे माइंड ने उस पर हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा। मैंने हवा में एक गोली चलाई और उस पर चिल्लाया और कहा कि जल्दी से ज़मीन पर लेट जाओ। वो बस हंसा और फिर से झाड़ियों में वापस चला गया। बैकअप जल्दी वहां पहुंचा और हमें उस ट्रक में सिर्फ ब्लड से ज़्यादा कुछ मिला। ट्रक के फ्लोर पर दर्जनों फोटोज फैली हुई थी। मैनेजमेंट एरिया के सर्वेलेंस शॉट्स, नॉट जस्ट वाइल्ड लाइफ, वार्डन्स, रेंजर्स, हाइकर्स की पिक्चर्स जो कुछ महीने पुरानी थी। लैब से रिजल्ट एक हफ्ते बाद आए। हमें पता चला कि डियर के मिसिंग ऑर्गन को ह्यूमन टिश्यूज से बदल दिया गया था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसका मतलब क्या है। ह्यूमन टिश्यूज कहाँ से आए, क्या वो उसके खुद के थे? इस पर जो वर्किंग थ्योरी थी, उसने कहा कि उसने कहीं से किसी कॉप्स को डग किया होगा और वहीं से ह्यूमन टिश्यूज लिए। कोई एक्टिव मर्डर या रीसेंट मिसिंग पर्सन केस भी नहीं थे। हमने उस आदमी को फिर से कभी नहीं देखा। मैंने उसके बारे में जो आखिरी चीज़ सुनी थी वो ये थी कि वो अभी भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन जो चीज़ मुझे सच में परेशान करती है वो ये है कि उसके ट्रक में मिली एक फ़ोटो जो मेरी कैबिन की थी। द क्रॉलिंग मैन फ्रॉम एडजेसेंट। 2016 में मैं डोमिनोज के लिए पिज़्ज़ा डिलीवर करता था। मैं एक देर रात काम कर रहा था, तभी 2 लार्ज पेपरोनी पिज़्ज़ा और ब्रेड स्टिक्स का ऑर्डर आया। एड्रेस एक सेमी रूरल रोड पर था। अगर मुझे सही याद है तो मैंने वहाँ पहले डिलीवर किया था, लेकिन उस पर्टिकुलर घर में कभी नहीं। यह स्टोर से 15 मिनट दूर था, जो ज़्यादा दूर नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा, ये एक लंबे ग्रेवल ड्राइव रोड के एंड पर था। ये घर थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन वेल मेंटेन्ड था। पोर्च लाइट ऑन थी और ड्राइववे में कार थी, तो कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा था। मैं हॉट बैग लेकर बाहर निकला और दरवाजे तक गया। मैंने कुछ बार नॉक किया, कोई आंसर नहीं मिला। मैं अंदर की लाइट को चलते हुए देख सकता था, लेकिन कोई मूवमेंट सुनाई नहीं दी। मैंने ऑर्डर के नंबर पर 2 बार कॉल किया, स्ट्रेट टू वॉइस मेल। स्टोर की पॉलिसी थी कि 5 मिनट वेट करो और फिर कॉल करो, फिर वहाँ से चले जाओ। कई बार नॉक और कॉल करने के बाद मैंने कार की तरफ वापस जाने का डिसाइड किया, लेकिन जब मैं घूमा मैंने उसे देखा। मेरी कार की बैक साइड में एक आदमी बैठा था, बस हंस रहा था। वो चर्च क्लॉथ जैसे कुछ पहने था, ब्लैक सूट, वाइट शर्ट और टाई। वो आदमी बहुत पतला था। अगर गैस करना हो तो शायद उसकी उम्र 40 के आसपास होगी। उसकी स्माइल में कुछ काफ़ी ज़्यादा गलत लग रहा था, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी ज़्यादा स्टिल थी। वो पलके भी झपक नहीं रहा था। मुझे उसे अपनी कार में देखते ही गुस्सा आ गया। तुम ऐसे ही दूसरे किसी आदमी की कार में बिना पूछे नहीं बैठ सकते। मैंने चिल्लाकर कहा, हे गेट आउट ऑफ देयर। लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला, बस मुझे घूरता रहा, बस उस मुस्कुराहट के साथ मुझे देखता रहा। मैं अपनी की से डोर अनलॉक करना चाहता था, लेकिन इसे लेकर श्योर नहीं था कि ये आदमी क्या करेगा। तो पहले मैंने पुलिस को कॉल की। मैंने उन्हें सिचुएशन बताई और उन्होंने कहा कि वह जल्दी किसी को भेजेंगे। और मैं कसम खाता हूँ, जब मैं फ़ोन पर था मैं एक पल के लिए दूसरी तरफ देखा
और जब मैं वापस उसकी तरफ देखा तो कार का दरवाज़ा खुला था। वो आदमी वहाँ से जा चुका था। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और आसपास देखा कि वो कहाँ गया। तभी चीज़ों ने एक अजीब मोड़ ले लिया। मुझे अपनी लेफ्ट थाई पर शार्प पेन महसूस हुई। मैंने चिल्लाया और पीछे जंप किया, ऑलमोस्ट गिरते गिरते। वो आदमी ग्राउंड पर अपने चारों पर था, बिल्कुल जानवरों के जैसे। उसने मेरी जीन के ऊपर से मुझे काटा था। वो अभी भी सूट में था। स्टिल वही वियर्ड स्माइल थी, मुझे घूर रहा था। उसने कोई साउंड नहीं की, कोई ग्राउलिंग या ब्रीदिंग, कुछ भी नहीं। वो बस मुस्कुराता रहा। मैंने खुद को उससे अलग किया और कार की तरफ भागने लगा। मैंने इसे इमीडिएटली स्टार्ट किया। फिर मेरे याद आया कि इसका पिछला दरवाज़ा अभी भी खुला था। मैंने पीछे हाथ किया और उसे बंद किया। मैंने कार को रिवर्स में डाला और वहाँ से जाने ही वाला था। तभी मुझे याद आया कि मैंने इस आदमी के बारे में पुलिस को कॉल की थी, और अगर मैं सीन छोड़कर चला गया तो क्या मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। मैं टिकट या फाइन अफोर्ड नहीं कर सकता था, और जॉब पर लॉ के साथ ट्रबल में पड़ना मेरी जॉब छीन सकता था। तो मैंने खुद को कई गालियां दी कि मैंने पुलिस को कॉल नहीं की होती तो मैं वहां फंसा नहीं होता। मैंने डोर्स लॉक किए और वेट करता रहा। कार के इंजन को चलता रखा। वो आदमी अभी भी बाहर ऑल फोर्स पर था। ड्राइवर विंडो से मुझे देख रहा था। वो काफ़ी देर तक मूव नहीं हुआ। उस पूरे टाइम उसमें कुछ नहीं बदला। मैं फ़ोन चेक करता रहा, टाइम देखता रहा और सोचता रहा कि कोई कब आएगा या मुझे फिर से पुलिस को कॉल करनी चाहिए। लेकिन मैं उसे लंबी देर तक देखने से डर रहा था। मैंने देखा तो वो फिर से क्रॉल करने लगा। वॉक नहीं, वो क्रॉल कर रहा था, जैसे कि कोई जंगली आदमी हो। वो घर के साइड की तरफ जा रहा था। वो अजीब तरह से मूव कर रहा था। मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे उसने पहले भी ऐसा किया होगा, जैसे उसने इसकी प्रैक्टिस की थी। एक बार जब वो कॉर्नर के राउंड गया, मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। पुलिस करीब 2 मिनट बाद आई। उन्होंने प्रॉपर्टी सर्च की, लेकिन कोई भी उन्हें वहां नहीं मिला। यहाँ तक कि वो घर भी पूरी तरह से खाली था। बाद में पता चला कि वो घर उसी आदमी का था और उसने ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। अगली सुबह मैं हॉस्पिटल के अर्जेंट केयर गया अपनी लेग चेक करवाने। बाइट ने स्किन में कोई जख्म नहीं किया था, थैंकफुली। उससे कुछ निशान पड़े थे जो कुछ दिनों में गायब हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि इसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क नहीं था, बट मुझे जस्ट इन केस एंटीबायोटिक क्रीम दी और कहा गया कि अगर कुछ वियर्ड हुआ तो फॉलो अप करूं। पुलिस उस आदमी को खोज नहीं पाई। जहां तक मुझे पता चला, उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया, नेबर से बात की, लेकिन कुछ नहीं निकला। एक ऑफिसर ने तो पूछा कि क्या मैंने ड्रिंक किया या कुछ ऐसा यूज़ किया था, इससे पहले कि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उस आदमी का घर था। मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं काम पर ऐसा कुछ नहीं करता। मैं थोड़े टाइम तक पिज़्ज़ास डिलीवर करता रहा, फिर वेयर हाउस में अलग जॉब पर चला गया। वो निशान अपने आप ठीक हो गए और कुछ भी स्ट्रेंज नहीं हुआ। लेकिन मैं उस आदमी को कभी नहीं भूलूंगा। जब कोई स्ट्रेंज आदमी आपके पास क्रॉल करता हुआ आए और आपके लेग को बाइट करता है, संडे बेस्ट पहने हुए, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप भूल पाओगे। मैं अभी भी सोचता हूँ कि वो किस बारे में हंस रहा था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई तो ऐसी ही और स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची स्टोरी के साथ अगली वीडियो में।